बच्चों ये है हमारा लेक्चर 228 और हम चालू कर रहे हैं आज आपका साइंस में एक नया चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। हम ये चैप्टर करेंगे आपके बोर्ड्स 2021 के हिसाब से। बोर्ड्स 2021 में आपका जो ह्यूमन आई पार्ट है वो कैंसिल हो गया है। ह्यूमन आई पार्ट इज कैंसिल्ड कम्प्लीटली एंड खाली कलरफुल वर्ल्ड वाला पार्ट आने वाला है, मतलब चैप्टर आधे से भी कम हो गया है। मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिखाती हूँ कि चैप्टर में कटा क्या है और आने क्या वाला है। सो दिस इज योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो मेरी ये एडिशन आई थिंक इस 2 साल पुरानी है, बट ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। सो देखो ये है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सो इसमें ये ह्यूमन आई वाला पार्ट है, ये पूरा पेज कैंसिल है, कट मार दो। सेकंड है पावर ऑफ अकाउंट, मतलब जो भी आई से रिलेटेड पार्ट है वो सब कैंसिल है। ये कैंसिल है, ये भी कैंसिल है सारा, ये पार्ट भी ठीक है। सो ये वाला पेज भी कैंसिल है, मतलब आई वाला कंप्लीट कैंसिल। अच्छा अब देखो यहाँ से है पेज 191 पे ये जो आपका 11.3 है, ये है आपके कोर्स में 11.3 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये है। इसके बाद फिर ये पूरा पेज है आपका ये वाला। इसके बाद डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ये भी है 11.4 भी पूरा है आपका, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 194 पे फिर ये 11.5 कैंसिल कर दो, ये नहीं है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं है। फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का सब पार्ट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वो भी नहीं है। फिर ये भी नहीं है, एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट, ये वाला पार्ट भी नहीं है, ठीक है। फिर सीधा कहाँ है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, मतलब डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एप्लीकेशन टिंडल इफेक्ट भी है, मतलब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एप्लीकेशन ही है। इसके बाद इसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की और भी एप्लीकेशन की, स्काई का कलर ब्लू क्यों है और सनराइज और सनसेट के टाइम सन का कलर क्या होता है, ठीक है। सो ये भी है। सो इस तरह से चैप्टर में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं, ठीक है। सो हम इसको एनसीईआरटी में से ही कवर करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेंगे, बट हम पूरा एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे क्योंकि कैंसिल बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। सो हम सबसे पहले आ जाते हैं आपकी जो चैप्टर शुरुआत हो रहा है पेज नंबर 191 से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सो मैं आपको जो भी अंडरलाइन कराऊंगी वो आपको एज अ पॉइंट वाइज लिखना है आपकी नोटबुक में, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म के थ्रू लाइट रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। सो पहले तो आप आगे पढ़ के आए हो, जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है ग्लास स्लैब से। सो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है प्रिज्म से। सो अब इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं। सो कंसीडर, यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे, कंसीडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, ठीक है। कौन सा प्रिज्म लेना है, ग्लास प्रिज्म, ट्रायंगल शेप में। इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसिस, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लास प्रिज्म का, 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, और साइड में रेक्टेंगल शेप के सरफेस होते हैं। 2 ट्रायंगल बेस होते हैं और 3 होते हैं रेक्टेंगल लेटरल सरफेस। These surfaces are inclined to each other, ये surfaces एक दूसरे से एकदम inclined होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। The angle between its 2 lateral faces is called angle of prism. So 2 के बीच में जो 2 lateral surface जहाँ जुड़ते हैं उसे angle of prism कहा जाता है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म हेडिंग है। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लेना है। ग्लास प्रिज्म में 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं, और ये सारे सरफेसेस एक दूसरे की तरफ झुके हुए होते हैं, और इन 2 लेटरल सरफेसेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे एक ये फिगर देखेंगे जो कि आपको ड्रॉ करनी है आपकी नोटबुक में। यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर इन योर नोटबुक। सो ये प्रिज्म है आपका, ठीक है।
सो दिस इज पीई। पीई है इंसिडेंट रे, मतलब जो रे प्रिज्म पे गिरी, मतलब सनलाइट आ रही है प्रिज्म पे या कोई भी रे मान लो प्रिज्म पे आ रही है, फिर वो हो रही है रिफ्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। सो ये ईएफ रे हो रही है रिफ्रैक्ट, और ये रिफ्रैक्ट होके हो रही है इमर्ज। ये देखो एफएस, ये हो रही है इमर्ज, ठीक है। सो जब यहाँ देखो, यहाँ हमने नॉर्मल बना लिया और यहाँ भी हमने नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सो ये इंसिडेंट रे के हमने एक नॉर्मल बना ली और ये इमर्जेंट रे के भी नॉर्मल बना ली, ठीक है। सो ये इंसिडेंट रे है और ये है इमर्जेंट रे, ठीक है। सो तो यहाँ देखो पीई है इंसिडेंट रे, ईएफ है रिफ्रैक्टेड रे और एफएस है इमर्जेंट रे, ठीक है। सो एंगल ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। मैंने आपको बताया था जहाँ भी इंक्लाइन होते हैं वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाते हैं, आगे हम पढ़ के आए हैं। एंड आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ क्योंकि रिफ्रैक्ट हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इमर्जेंस बाहर है और एंगल ऑफ डिविएशन क्या है? सो यहाँ देखो ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे जब पीछे से एक्सटेंड हो रही हैं, सो ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है डिविएशन। ये देखो इंसिडेंट रे एकदम एक्सटेंड हो गई, ये इमर्जेंट रे एक्सटेंड हुई, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। सो ये इस तरह से आपको फिगर बनानी है और ये सारे आपको लेबलिंग करने हैं। फिगर पेज नंबर 192 आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से, यूजिंग पेंसिल, इरेजर, स्केल, एंड ये सारी आपको लेबलिंग करनी है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, और ये सब आपको लिखना है, ठीक है। जो कह रही हूँ उतना आपको सीरियसली करना है, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ लिखा हुआ है वो वहीं यहाँ फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने अभी अभी बताया सेम एक्सप्लेनेशन इन्होंने नीचे दी है, ठीक है। सो ये एक ग्लास प्रिज्म है और ये ग्लास प्रिज्म की सारी लेबलिंग है, ठीक है। सो अब ग्लास प्रिज्म हमने पढ़ा क्यों? क्योंकि प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? प्रिज्म इंपॉर्टेंट है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट के लिए। सो आप कहोगे इससे क्या फ़ायदा? तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो डिस्पर्शन होता है, डिस्पर्शन रेनबो फॉर्मेशन में मतलब रेनबो फॉर्मेशन होती है उसकी मदद से। तो हम पढ़ते हैं डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट क्या है। सो चैप्टर का पहला मतलब ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, हमने एक टॉपिक तो कवर कर लिया, पर उसी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिस्पर्जन, ठीक है। सो द हेडिंग इज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। ग्लास प्रिज्म द्वारा की वाइट लाइट कैसे डिस्पर्स होती है। अब पहले डिस्पर्स वर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्पर्स वर्ड का मतलब ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इस तरह से हम डिस्पर्जन को डिफाइन करते हैं। सो आपने रेनबो तो देखा ही होगा, आप रेनबो को देख के बहुत खुश भी होते हो और अप्रिशिएट भी करते हो उसके 7 कलर देख के। अब आपके दिमाग में कई बार ये दिमाग में बात आ रही होगी कि सन की वाइट लाइट है, अचानक से रेनबो में 7 कलर कैसे दे देती है। सो इसका जवाब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अगर आप वो समझ गए तो आपको ये रेनबो का भी, जो रेनबो का फॉर्मेशन भी समझ आ जाएगा। सो तो जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं प्रिज्म्स के, ग्लास प्रिज्म्स के जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं उसमें हमको बहुत ही एक्साइटिंग फिनोमिनन्स देखने मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ देखो पहले ये देखो, ये वाली डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ये वाली फिगर आपको बहुत ज़रूर से बनानी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। ये आपका ग्लास प्रिज्म बना हुआ है, यहाँ से देखो वाइट लाइट आ रही है, ये वाइट लाइट भीम का मतलब लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक है। सो वाइट लाइट आ रही है, ये देखो एरो, फिर यहाँ पे जाके रिफ्रैक्ट हो जाती है वाइट लाइट, अंदर रिफ्रैक्ट हो रही है और रिफ्रैक्ट होके देखो इमर्ज हो रही है 7 कलर्स में, ठीक है। सो 7 कलर्स में इमर्ज हो रही है। सबसे नीचे है V और फिर ऐसे आगे आते आते R है, ठीक है। सो ये लाइट ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, फिर अंदर जाके रिफ्रैक्ट हो रही है और बाहर निकल रही है 7 कलर्स के रूप में, ठीक है। सो ये फिगर आपको ज़रूर बनाना है।
सो अब हम ये जो डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म समझाते हैं। द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। तो ये जो प्रिज्म है उसने वाइट लाइट को 7 बैंड ऑफ कलर्स में स्प्लिट कर दिया है। सो कलर्स का सीक्वेंस क्या है? सो यहाँ पे V से लेके R कलर्स का सीक्वेंस है विबग्योर, VIBGYOR, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है। सो द वेरियस कलर्स सीन आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है। कौन कौन से कलर्स दिखते हैं आपको? देखो विबग्योर, अगर आप विबग्योर याद रखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। सो इससे आपको इसको शॉर्ट में विबग्योर याद करना, तो आपको इस एक्रोनम की मदद से जो बड़े बड़े नाम याद हो जाएंगे कलर्स के सीक्वेंस में। ठीक है। सो ये जो आपको बैंड दिखा, ये जो विबग्योर दिखा, बैंड ऑफ कलर्स दिखा, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। सो एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं लाइट के, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है। सो भले ही आपको ये कलर्स जब वाइट लाइट जा रही होगी आपको सेपरेटली नहीं दिखते होंगे, पर अंदर जब जाते हैं और फिर रिफ्रैक्शन होता है तो ये स्प्लिट होते हैं 7 कलर्स में, और इसी स्प्लिटिंग को हम डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है। सो अगेन वन अनदर डेफिनेशन, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। डिस्पर्जन किसे कहा जाता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स। ठीक है। सो आप ये हुआ कैसे? सो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स बाय अ प्रिज्म, प्रिज्म की मदद से हुआ। ठीक है। ये बाय अ प्रिज्म वर्ड आना चाहिए आपकी डेफिनेशन में। ठीक है। सो अब यहाँ देखो ये कलर्स मिले कैसे, अगर क्यों, मतलब ये कलर्स कैसे मिले और क्यों मिले। ठीक है। सो ये कैसे मिले? सो इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही। सो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। ठीक है। सो ये जो अंदर गए रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, कारण तो रिफ्रैक्शन है। सो ये जो अलग अलग कलर्स हैं अलग अलग एंगल पे बैंड होंगे। ठीक है। देखो अलग अलग एंगल्स पे बैंड हो रहे हैं। ठीक है। अगर आप देखो सबसे ज़्यादा बैंड कौन सा कलर हो रहा है? सबसे ज़्यादा कलर बैंड हो रहा है वायलेट। देखो वायलेट सबसे दूर है, सबसे ज़्यादा वही बैंड हो रहा है, सबसे ज़्यादा एंगल वही बना रहा है, और सबसे कम एंगल बना रहा है रेड। ठीक है। सो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इस तरह से। सो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। ठीक है। सो इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में, जो इंसिडेंट रे है उसके रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू प्रिज्म। ठीक है। प्रिज्म से पास होते हैं इंसिडेंट रे को मद्देनजर रखते हुए। सो दे बैंड। द रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन टू रिमेंबर। ये क्वेश्चन आता भी है कि कौन सबसे कम बैंड होती है। द रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट, ऑब्वियसली सबसे नज़दीक वो है, सबसे कम बैंड वही करेगी। इसके बाद वाइल द वायलेट द मोस्ट, और वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा बैंड होती है। Thus the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct. इसलिए एकदम सब अलग अलग दिखती हैं क्योंकि सबका जो बेंडिंग एंगल है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट है। इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स दैट वी सी इन अ स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में यही कलर्स आपको दिखते हैं। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सो अगर आपसे पूछा जाए डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म क्या है, सो आपको ये डायग्राम बना के ये सब लिखना है। ठीक है। अच्छा, अब नया टॉपिक, इसी में ही एक इंटरनल टॉपिक, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म में एक नया टॉपिक। फिर आए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ठीक है। आपने क्या पढ़ा कि एक प्रिज्म था, एक प्रिज्म से वाइट लाइट
इंसिडेंट हुई, अंदर जाके रिफ्रैक्ट हुई, निकली 7 कलर बन के। ये आपने पढ़ा, ठीक है, कि वाइट लाइट के अंदर ही 7 कलर्स होते हैं, वाइट कलर में ही 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ आपको, वाइट लाइट थी तो वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, तो इसीलिए जैसे ही रिफ्रैक्शन फिनोमिनन हुआ साथ में इमर्ज हो गई, ठीक है। पर अगर इसकी जगह रेड लाइट होती तो क्या हो, वो भी स्प्लिट होती? नहीं, रेड लाइट नहीं होती। वायलेट लाइट होती? नहीं, वो भी नहीं होती। वाइट लाइट ही इकलौती ऐसी लाइट है कि जो 7 कलरों का मिलन है, ठीक है, 7 कलर्स का बना हुआ है वाइट लाइट, ठीक है। सो अब यहाँ हम पढ़ेंगे जो टॉपिक, उसका नाम है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? सो देखो, जो ये हमने फिनोमेनन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा, फिर सर इसैक न्यूटन आए। अब इसैक न्यूटन भगवान हैं फिजिक्स के, वो हर जगह आ जाते हैं और अपना जो उनका समझ है वो दे देते हैं। तो यहाँ पे भी प्रिज्म में भी सर इसैक न्यूटन ने अपनी समझ दी। उन्होंने अपनी समझ क्या दी? उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ऐसे एक प्रिज्म रख रहे हो, ठीक है, सो ठीक है, वाइट लाइट आ रही है और वो स्प्लिट हो रही है 7 कलर्स में, जो हो भी गया, पर अगर आप एक और प्रिज्म रखोगे इस पोजीशन में, तो ये जो होगा, ये जो कलर्स, ये जो वाइट लाइट थी, ये वाइट लाइट बन के ही वापस निकलेगी, यहाँ वो रिकम्बाइन हो जाएंगे। इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। अगर आप इसका थोड़ा सा लॉजिक अगर और थोड़ा सा समझो, सो यहाँ देखो, ये एक आपका जैसे यहाँ ये आपका एक, ये बना आपका एक प्रिज्म, ठीक है, और दूसरा सपोज ये आपने प्रिज्म दूसरा यहाँ जोड़ दिया, एकदम नज़दीक से आपने जोड़ दिया, ये दूसरा प्रिज्म बनाया, तो ये तो देखो ग्लास स्लैब ही बन गया, ठीक है, ग्लास स्लैब बन गया। सो ग्लास स्लैब में अगर वाइट लाइट जाती है तो सीधी वाइट लाइट ही बाहर निकलती है, ठीक है। सो न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि अगर आप ऐसे 2 प्रिज्म्स ले रहे हो, सो जो वाइट लाइट एंटर होगी वो वाइट लाइट बन के ही बाहर निकलेगी, ठीक है। सो इसके लिए आपको रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट के लिए ये डायग्राम बहुत बहुत ज़रूर से बनाना है। डायग्राम्स जो बोल रही हूँ सारे बनाएंगे पेंसिल, स्केल, इरेजर की मदद से। So Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. So सबसे पहले इसेक न्यूटन ही थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म यूज़ किया था और ये स्पेक्ट्रम, ये जो बैंड ऑफ कलर्स उन्होंने लाया था। He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another prism. सो उनको लगा कि भाई एक प्रिज्म रखने से अगर कलर साथ में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो अगर मैं एक और प्रिज्म रखूँगा तो ये कलर्स और ज़्यादा ब्रेक डाउन होएंगे और ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएंगे। सो न्यूटन ने देखो पहले तो ये किया कि भाई उन्होंने प्रिज्म रख के इतना पता किया भाई स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, इतने इंटेलिजेंट थे कि ये चीज़ इन्होंने ही डिस्कवर की कि भाई स्पेक्ट्रम बनता है। फिर उन्होंने क्या किया, उनको और उत्सुकता हुई, उन्होंने कहा एक और प्रिज्म रख के देखता हूँ, शायद जो ये 7 कलर्स हैं शायद 14 कलर्स ना हो जाएं। सो ये उत्सुकता में उन्होंने दूसरा प्रिज्म भी लगा दिया और पर उन्हें कुछ और नहीं मिला, मतलब कोई और कलर्स नहीं मिले। He then placed a second identity in an inverted position. अब इन्होंने उल्टा रख के देखा, ठीक है, प्रिज्म को क्या करा इन्होंने, उल्टा रख के देखा। सो जब उन्होंने प्रिज्म को ऐसे टर्न करके रखा, सो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पोजिशन, मतलब वो ट्राई कर रहे थे, ठीक है, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो साइंटिस्ट थे, सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे, सो नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे थे। पहले तो जब उन्होंने सीधा प्रिज्म रखा, वाइट लाइट एंटर कराई, 7 कलर्स निकले, तो चलो उनका एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। फिर उन्होंने फिर से एक और प्रिज्म रखा, उनको लगा ज़्यादा कलर्स निकलेंगे, पर वो कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में रखा, ठीक है। ही ट्राई टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर, हाउएवर ही कुड नॉट गेट, पर उनको कोई भी कलर्स नहीं मिले। He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to first prism. So उन्होंने क्या किया, सेकेंड आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, उसी शेप उसी साइज का प्रिज्म पर उल्टा इन्वर्टेड पोजीशन में रखा। सो दिस, ये फिगर बहुत ज़रूरी है, इसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। दिस अलाउड
all the colors, this allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. So इससे क्या हुआ, जो जितने भी कलर्स थे वो कहाँ गए, सेकेंड प्रिज्म से पास हो गए. He found a beam of white light emerging from other side of the prism. फिर उन्होंने क्या देखा कि ये सारे कलर्स अब व्हाइट लाइट बन के दूसरे प्रिज्म से निकल आए. So this observation gave Newton the idea that sunlight is made up of 7 colors. और इसी ऑब्जर्वेशन से न्यूटन का दिमाग ठनका कि भाई जो सनलाइट है वो 7 कलर्स की बनी हुई होती. 7 कलर्स सिंगल कलर में हो गए, सिंगल कलर 7 कलर्स में हो गए. सो ये जो 7 का लॉजिक है वो न्यूटन ने पकड़ लिया. न्यूटन ने बोला भाई सनलाइट तो 7 कलर्स की ही बनी हुई होती है. सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई प्रूव करो कि जो सनलाइट है वो 7 कलर्स की बनी हुई होती है. तो आप जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है, जो न्यूटन का ये रिकॉम्बिनेशन वाला एक्सपेरिमेंट है, आप ये कर सकते हो, अपने आंसर में लिख सकते हो कि हाँ भाई सनलाइट 7 कलर्स की बनी हुई होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन. ठीक है. सो कोई भी लाइट जो स्पेक्ट्रम दे दे, कोई भी लाइट जो स्पेक्ट्रम दे दे, कोई भी लाइट जो 7 कलर्स दे दे, उसे हम कहते हैं वाइट लाइट. ठीक है. जिसकी मदद से स्पेक्ट्रम मिले, सनलाइट हो, वाइट लाइट हो, उसे हम मतलब सनलाइट कहते हैं, वाइट लाइट कहते हैं. ठीक है. सो कोई आपसे वाइट लाइट की डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखोगे? एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रिफर्ड टू एज वाइट लाइट. सो जैसे स्पेक्ट्रम हमें सनलाइट की मदद से मिलता है, तो वैसे ही हमें किसी भी लाइट से स्पेक्ट्रम मिले हम उसे कहेंगे वाइट लाइट. ठीक है. अच्छा, अब हमारा नया टॉपिक के अंदर टॉपिक डिस्पर्शन ही टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर एक और टॉपिक आया रेनबो फॉर्मेशन. सो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी का ही सब टॉपिक है. ये है डिस्पर्शन के अंदर ही, इसमें भी स्प्लिटिंग हो रही है या डिस्पर्शन हो रहा है. सो इसके लिए पहले आपको ये डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा. डायग्राम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सो यहाँ देखो, ये सनलाइट आ रही है और ये रेन ड्रॉप है, बारिश की बूंद है. सो ये सनलाइट है. अब बारिश की बूंद इस सनलाइट के लिए एक प्रिज्म की तरह काम कर रही है. तो ये प्रिज्म है, ये सनलाइट अंदर गई, यहाँ हुआ रिफ्रैक्शन और बाहर रेनबो के कलर्स बन के निकली. ठीक है. सो ये बहुत सारे रेनबो के कलर्स बने. ठीक है. सो यहाँ देखें, A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. So rainbow पहले दिखता कब है? रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है. स्पेक्ट्रम मतलब 7 कलर्स का समूह. सो नेचुरली दिखता है स्काई में तकरीबन बारिश के बाद. इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. रेनबो बनता कैसे है? सो रेनबो बनता है डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट. जब सनलाइट डिस्पर्स होती है, सनलाइट के साथ डिस्पर्जन फिनोमिनन होता है बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. तो ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. सो इसमें जब सनलाइट जाती है सो डिस्पर्स होते हैं. ठीक है. सो अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ सन. अब ये चीज़ बहुत ही आपको जानकारी के लिए होनी चाहिए कि रेनबो हमेशा सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है. सन और रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ सन. सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो बनता है. द वाटर ड्रॉपलेट्स, जो ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं. दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन when it comes out of the raindrop. अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन है. ठीक है. सो एक यहाँ नया शब्द आया, इंटरनल रिफ्लेक्शन. पहले फिर से पढ़ते हैं ये वाली लाइन, एक बार अच्छे से पढ़ते हैं. फिर से देखो, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म्स. ये सारे छोटे छोटे वाटर की जो पानी की बूंदें हैं, छोटे छोटे प्रिज्म्स की तरह काम करती हैं. दे रिफ्रैक्ट, ऑब्वियसली ये रिफ्रैक्ट वर्ड कॉमन है, ये आपने आगे भी पढ़ा था. दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट. ये भी आपने आगे पढ़ा था कि भाई जो रिफ्रैक्शन होता है फिर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद डिस्पर्जन होता है. ठीक है. डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट. अच्छा, अब डिस्पर्जन करने के बाद उसे फिर से अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करेगा और फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन. अच्छा, अब ये क्या लाइन हुई?
सो रिफ्लेक्शन कब होता है? जब लाइट मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास होती है। सो यहाँ डेंसर मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम है एयर और रेयरर मीडियम है वाटर। ठीक है, सो जब लाइट पहले तो रिफ्रैक्शन हुआ, फिर कुछ हिस्सा बचा उसका रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन कैसे होता है भाई? अगर ये नॉर्थ है, अगर सपोज ये नॉर्थ है तो उसका रिफ्लेक्शन होके आएगा साउथ में, तो इसलिए यहाँ इस तरह से रेनबो निकल रहा है। ठीक है, सो रेनबो अकेला रिफ्रैक्शन की मदद से, डिस्पर्शन और रिफ्रैक्शन की मदद से नहीं, इवन वो रिफ्लेक्शन की मदद से भी बनता है। ठीक है, सो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्शन में आप सिर्फ इतनी बात याद रखो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमिनन है जिसमें जो लाइट है बाउंस बैक होती है उसी मीडियम में, जब वो स्ट्राइक करती है उस मीडियम की बाउंड्री को। ठीक है, ये जो रेयरर मीडियम है, ये है डेंसर मीडियम, जब वो रेयरर मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करती है तो हम कहते हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। सो इसकी वजह से, इसी कारण से आपको रेनबो यहाँ मिल रहा है। ठीक है, सो फिर से ये लाइन देख लेते हैं। The water droplets act as small prisms. They refract and disperse the incident sunlight. Refract करते हैं और disperse करते हैं sunlight को। Then reflect it internally. फिर अंदर से फिर से, क्योंकि वो टकरा रहा है इस दीवार से और ये मीडियम है रेयरर, सो इसकी दीवार से टकरा रहा है, सो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रहा है और फाइनली फिर से रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर से रिफ्रैक्ट हुआ एंड व्हेन इट कम्स आउट एज अ रेन ड्रॉप, फिर वो रेन ड्रॉप के तौर पे बाहर आया। ठीक है, ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि वो 7 कलर में उसे ब्रेक होना है। ठीक है, सो डिस्पर्जन जरूरी है उसके 7 कलर के ब्रेक होने में। सो फाइनली रिफ्रैक्टेड अगेन व्हेन इट कम्स आउट एज द रेन ड्रॉप। ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर आई। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो एक बात है, जो लाइट टूटी, लाइट डिस्पर्स हुई, अंदर जाके रिफ्रैक्शन हुआ, तो उसकी मदद से लाइट जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हुई। सो रिफ्रैक्शन कारण है, पर वो लाइट हमें हमारी आंखों में दिखी, वो हुआ तो ठीक है, ये एक आंखों का धोखा होता है, ये हुआ। सो हुआ हमें दिखा कैसे? तो वो हमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ। ठीक है, सो दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट एंड देन रिफ्लेक्टेड इंटरनली, फाइनली रिफ्लेक्टेड अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। ठीक है, जब वो एंटर हुआ तो रिफ्लेक्शन हुआ, फिर अंदर आया, जब दीवार से टकराया तो रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर जब निकलने का टाइम आया वापस रिफ्लेक्ट हुआ, और ऑब्जर्वर की आई को लगा कि भाई ये बन गया है हमारा विबग्योर, ये हमारा रेनबो बना। सो ऑब्जर्वर की आई कैसे वो देख पाई? सो ऑब्जर्वर की आई वो रेनबो महसूस इसलिए कर पाई क्योंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ। ठीक है, सो ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई। ठीक है, सो इस तरह से मतलब जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जो लाइट आती है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन की वजह से और डिस्पर्जन की वजह से हमें रेनबो बनता हुआ दिखता है। ठीक है, सो वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। सो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के अंदर आपको क्या लिखना है? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के अंदर आपको ये डायग्राम बनाना है और ये सारी पॉइंट्स लिख देनी है। इसके बाद आपका जो 11.5 टॉपिक है 2021 बोर्ड्स के लिए ये कैंसिल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टॉपिक कैंसिल है, और फिर उसका एप्लीकेशन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी कैंसिल है। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है उसी का ही, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, वो भी कैंसिल है। सीधा हम फिर सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं इस चैप्टर के। पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का प्रिज्म है, जिसके अंदर डिस्पर्जन ऑफ लाइट था, वो टॉपिक पूरा हुआ। उसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस साल के बोर्ड्स में है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब जो लाइट है उसका टकराना, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टकराना। ठीक है, सो एक परफेक्ट डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की? सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट
इज द फिनोमिनन, आप ये नोटबुक में ही लिखना जब आप ये चालू करोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हेडिंग के अंदर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन in which light rays get deviated मतलब झुक जाना या डिविएट हो जाना या टर्न हो जाना, फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, अपने स्ट्रेट पाथ से डिविएट हो जाना, on striking an obstacle, like dust or gas molecules or वाटर वेपर्स, ठीक है। मतलब किसी भी पार्टिकल से टकरा के स्कैटर हो जाना, डिविएट अपने पाथ से हिल जाना, सो उसे कहते हैं स्कैटरिंग। अच्छा, स्कैटरिंग की वजह से आपको बहुत सारे फिनोमिनन देखने को मिलते हैं। सो आप मतलब लाइट का ऑब्जेक्ट्स के साथ टकराने की वजह से बहुत सारे फिनोमिनन आपको नेचर में देखने मिलते हैं। जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की मदद से आपको क्या क्या देखने मिलता है। सो द इंटरप्ले ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट्स अराउंड गिव्स अस सेवरल स्पेक्टिकुलर फिनोमिनन, बहुत ही जो अद्भुत फिनोमिनन है नेचर के वो देखने मिलते हैं। जैसे कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है, आकाश का रंग ब्लू, ठीक है। सो ये ब्लू कलर आकाश का, हमें आसमान का ब्लू कलर स्कैटरिंग से ही मिलता है। आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही आपको जो स्काई है वो नीले कलर का दिखता है। कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, ठीक है। सो पानी का भी कलर आपको एकदम गहराई में आपको पानी का कोई और ही कलर दिखेगा। द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज, जब सनराइज होता है तो सन रेड कलर का होता है। एंड द सनसेट, ठीक है। सो सनसेट और सनराइज के दौरान वो रेडनिंग ऑफ सन है, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो कोई पूछे कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एप्लीकेशन क्या क्या है, सो ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी और रेडनिंग ऑफ सनराइज एट सनराइज एंड सनसेट। सो इन द प्रीवियस क्लास आपने पढ़ा था कि स्कैटरिंग, अच्छा आप 9th में पढ़ के आए हो, 9th में आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा था आपने कि भाई किस तरह से कोलॉइडल पार्टिकल से लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला फिनोमिनन होता है। सो पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। अच्छा, तब आपने कोलॉइडल, ट्रू सॉल्यूशन इस तरह से शब्द आपने पढ़े थे, अगर 9th में आपको याद हो। सो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है उससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। सो जब ट्रू सॉल्यूशन से यही लाइट पास होती है तो आपको कोई भी लाइट दिखेगी नहीं, पर अगर यही लाइट कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास होगी तो आपको एकदम लाइट दिखेगी। सो रीज़न क्या है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। सो जो सॉल्यूशंस होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में एकदम झीणे झीणे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सो उनसे जब लाइट पास होती है तो आपको लाइट नहीं दिखती है, पर कोलॉइडल सॉल्यूशन से जब लाइट पास होती है तो आपको लाइट दिखती है, ठीक है। सो द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब प्योर सॉल्यूशन, एक प्योर सॉल्यूशन एकदम जो पार्टिकल्स छोटे छोटे से होते हैं। हाउएवर इट्स पाथ बिकम्स विजिबल थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन वेयर द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज रिलेटिवली लार्जर। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एक एप्लीकेशन है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट वर्ड आपने 9th में पढ़ा है, टिंडल इफेक्ट आया भी था और आपने डिफरेंस बिटवीन में भी टिंडल इफेक्ट लिखा था अगर याद हो तो। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। ऑब्वियसली जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे आपको बहुत सारे पार्टिकल्स मिलेंगे। हेट्रो मतलब सेम नहीं होते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट
दीज पार्टिकल्स इंक्लूड, इस पार्टिकल्स मतलब हेट्रोजेनस मिक्सचर है तो आपको क्या क्या दिखेगा? सो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, आपको स्मोक है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, ये सब कुछ जो कि मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, सो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर दिखेगा। When a beam of light strikes such fine particles, the path of beam becomes visible. So जब जो लाइट है, जब लाइट इन पार्टिकल्स को स्ट्राइक करती है, सो जो हमें ये दिखता है, मतलब क्यों? क्योंकि ये सब थोड़े लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सो लाइट रीचेस एस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स, the phenomenon of scattering of light by the colloidal particles give rise to Tyndall effect, और फिर वो हमें दिखते हैं। ठीक है, so the light reaches us after being reflected diffusely by these particles। ठीक है, so जब लाइट हम तक कैसे पहुंचती है? रिफ्लेक्ट होने के बाद। डिफ्यूजली मीन्स, सो डिफ्यूज का मतलब सारी डायरेक्शंस में बिखर जाना। ठीक है, सो ये क्या होता है? सारी डायरेक्शंस में बिखर जाती है। ठीक है, सो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? टिंडल इफेक्ट में सिंपली लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स। ठीक है, लाइट क्या होती है? लाइट जो रिफ्लेक्ट होने के बाद बिखर जाती है। द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। सो जब ये लाइट स्कैटर होती है कोलॉइडल पार्टिकल्स के थ्रू, सो एक टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब हमें लाइट दिखती है और हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। सो दिस इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सो दिस फिनोमिनन इज सीन व्हेन फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। ये तब भी आपको दिखता है जब आप देखते हो कि लाइट एंटर हो रही है एक पूरे धुएं से भरे रूम में, छोटे से होल में। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल, और इसी की वजह से आपको वो सारे पार्टिकल्स दिखते हैं। वैसे आपको नहीं दिखते हैं, मतलब पार्टिकल्स रूम में प्रेजेंट होते हैं, आपको नहीं दिखते हैं, पर जब उस छोटे से होल से सनलाइट एंटर होती है तो अचानक से आपको पार्टिकल दिखने लग जाते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी मतलब जब बहुत ही ऊंचे ऊंचे फॉरेस्ट होते हैं तभी भी आपको ये टिंडल इफेक्ट दिखता है। तो टिंडल इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखता है? टिंडल इफेक्ट जब लाइट स्ट्राइक होती है कोलॉइडल पार्टिकल से तब दिखता है। फिर कब दिखता है? जब लाइट एंटर होती है एक स्मोक फिल्ड रूम में तब दिखता है। और टिंडल इफेक्ट कब दिखता है? कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट में दिखता है। हेयर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। सो जो वातावरण होता है, मिस्ट का मतलब क्या होता है? एक धुएं वाला जो वातावरण होता है, गीला गीला वातावरण, उससे लाइट स्कैटर होती है। ठीक है, सो बच्चों जो स्कैटर्ड लाइट का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है कि साइज क्या है स्कैटरिंग पार्टिकल्स की। जैसे कि बहुत ही पतले पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, सो जनरली स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट। ठीक है, बिल्कुल झीणे पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट, वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब अगर लार्जर साइज, अगर पार्टिकल्स बड़े साइज के होंगे तो बड़ी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेंगे, मतलब कि रेड। और अगर वेरी फाइन पार्टिकल्स होंगे तो वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करेंगे, मतलब कि ब्लू। ठीक है, सो इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ, और सपोज बहुत ज्यादा बड़ा है तो हो सकता है कि स्कैटर लाइट आपको वाइट भी दिखे। एक चीज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ होती है मैक्सिमम। ठीक है, रेड लाइट की वेवलेंथ, जो विबग्योर होता है ना, विबग्योर, सो जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है मैक्सिमम और वायलेट लाइट की वेवलेंथ होती है मिनिमम। ठीक है, सो जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है वो मतलब जो वेवलेंथ मैक्सिमम वाले होते हैं वो जो स्कैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और जिनकी वेवलेंथ कम होती है, कम स्कैटर होते हैं, उनके पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, सो ये था हमारा टिंडल इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ अगर 1 मार्क में कभी आ जाए कि भाई
स्कैटरिंग कैसे होती है, तो जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, सो लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं। लॉन्गर मतलब ज़्यादा वेवलेंथ, जैसे कि रेड से, ठीक है, रेड ऑरेंज ऐसे, ठीक है। और जो कम वेवलेंथ होती है तो जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इस तरह से, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टिंडल इफेक्ट। अच्छा, अभी इसी में ही स्कैटरिंग में ही आगे हमने पढ़ा था, स्कैटरिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो स्कैटरिंग की वजह से ही जो स्काई का कलर है वो ब्लू होता है। वाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू, ठीक है। स्काई का कलर ब्लू क्यों है? सो स्कैटरिंग की वजह से ही है। सो व्हाट इज द रीजन? सो आपको पता है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और जो बाकी फाइन पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, उनकी साइज स्मॉलर है देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। मतलब अगर आप एक नॉर्मल लाइट की बात करो, अगर एक आप नॉर्मल विजिबल लाइट की बात करो, तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और जो बाकी फाइन पार्टिकल्स हैं उनकी साइज ऑब्वियसली स्मॉल होगी, ठीक है। सो एयर की साइज, एयर के मॉलिक्यूल्स की साइज स्मॉलर है विजिबल लाइट से। These are more effective in scattering light of shorter wavelengths at the blue and then light of longer wavelength at the red end। फिर क्या होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, झिने झिने पार्टिकल्स हैं, तो हमने पढ़ा था जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं। और शॉर्टर वेवलेंथ मैंने आपको याद कराया था कि अगर आप विबग्योर के हिसाब से याद कर रहे हो, अगर आप विबग्योर के हिसाब से याद कर रहे हो, सो जो रेड है वो लॉन्गर वेवलेंथ है और वायलेट है वो शॉर्टर वेवलेंथ है। सो इंडिगो, ब्लू, ये सब भी क्या हुआ, शॉर्ट, ठीक है। सो रेड, ऑरेंज, ये क्या हुआ, लॉन्ग, ठीक है। सो ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं। सो दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड, ठीक है। सो ये ज्यादा स्कैटर कहाँ करते हैं? ये लोग स्कैटर करते हैं जहाँ पे लाइट ज़्यादा झीणे पार्टिकल्स हैं। सो ये लोग जो शॉर्टर वेवलेंथ है वहाँ ज़्यादा स्कैटरिंग करेंगे। तो शॉर्टर वेवलेंथ मतलब ब्लू साइड पे ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली वायलेट, इंडिगो कौन सी साइड हुई, ब्लू साइड। सो ब्लू साइड पे ज़्यादा स्कैटर होगा कंपेयर टू रेड साइड। द रेड लाइट हैज़ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। मैंने अभी आपको ये पहले भी बताया कि वो ज़्यादा है वो कम है। सो यहाँ इन्होंने बताया कितनी ज़्यादा है। द रेड लाइट हैज़ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। Thus, when sunlight passes through atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color more strongly than red। और यही कारण है क्योंकि खुद झीणे पार्टिकल्स हैं, इसलिए जो शॉर्टर वेवलेंथ को है उसको ज़्यादा स्कैटर करेंगे। When sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color shorter wavelength more strongly than red। The scattered blue light enters our eyes। और फिर हमें दिखता क्या है, ब्लू ही दिखता है क्योंकि वही स्कैटर हुआ है। The earth had no atmosphere, there would not have been any scattering, then the sky would have looked dark। अगर सपोज कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, मतलब एयर नहीं होती, कोई पार्टिकल्स नहीं होते, तो स्कैटरिंग ही नहीं होती और स्काई कैसा दिखता, डार्क। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स एज स्कैटरिंग इज प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स। मतलब डार्क तभी भी दिखता है जब अगर कोई आप ऊंची उड़ान भर रहे हो आसमान में, तभी भी आपको सब काला काला दिखेगा क्योंकि वहाँ पे भी स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर नहीं होता है वहाँ। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व द डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर, डू यू नो वाई। जो भी डेंजर की साइंस होती हैं वो लाल कलर में होती हैं। सो लाल कलर में इसलिए होती हैं। सो रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड। आपने पढ़ा था कि भाई रेड स्कैटर नहीं हो पाती, मतलब जबकि ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर हो पाता है, मतलब पतले पतले झीने झीने पार्टिकल्स से ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, जबकि रेड स्कैटर नहीं होता, ठीक। भले फिर दूर से भी वो रेड ही दिखेगा, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डेंजर सिग्नल लाइट्स हैं वो रेड कलर में इसलिए होते हैं क्योंकि रेड कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए वो स्कैटर इतनी आसानी से नहीं हो पाती, धुएं से, फॉग से नहीं हो पाती। सो देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। तो दूर से देखो, कहीं से भी देखो, वो लाल है तो लाल ही दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ आपने दो टॉपिक्स देखे कि भाई कलर क्यों है स्काई का कलर ब्लू क्यों है। सो आपने स्कैटरिंग रीजन पढ़ा कि भाई स्कैटरिंग ब्लू की ज़्यादा होती है कंपेयर टू रेड,
और फिर आपने दूसरा पढ़ा कि रेड कलर में डेंजर साइन बोर्ड्स क्यों होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। अब कलर ऑफ सो हैव यू सीन द स्काई एंड द सन एट सनराइज सनसेट, आपने देखा ही होगा। सो आपने कभी सोचा है कि जो सन है और उसका स्काई है लाल क्यों हो जाता है, रेड क्यों हो जाता है सनराइज और सनसेट के टाइम। सो एक एक्टिविटी करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। भाई स्काई का कलर ब्लू क्यों है और सनराइज और सनसेट के टाइम रेड क्यों है। सो व्हाट इज द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं हम लोग। सो एक्टिविटी है आपकी 11.3। इसमें हम जो है प्लेस अ स्ट्रॉन्ग सोर्स एस ऑफ वाइट लाइट एट द फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस L1। सो एक लेंस L1 है यहाँ पे, ठीक है। सो ये है आपका जो लेंस है L1 है, कन्वर्जिंग लेंस L1 है, और यहाँ आपने सोर्स ऑफ वाइट लाइट रखा है। फिर दिस लेंस प्रोवाइड्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एकदम पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही है। अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक। सो अब यहाँ पे एक ये ग्लास टैंक पड़ा हुआ है जो कि ट्रांसपेरेंट है और इसमें क्लियर वाटर है। अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू अ सर्कुलर होल, फिर इसके बाद यहाँ सर्कुलर होल से पास हो रहा है। फिर यूजिंग अ सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस L2, फिर अलाउ द बीम टू पास थ्रू सर्कुलर मेड इन कार्डबोर्ड, ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ सर्कुलर होल ऑन अ स्क्रीन MN यूजिंग अ सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस। फिर ये एक और लेंस रख दो और यहाँ आपको एक इमेज मिलेगी, ठीक है। डिजोल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन अबाउट 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर टेकन इन द टैंक, एड अबाउट 1 to 2 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेट टू द वाटर। अब ये क्लियर वाटर लिया ना, अब क्लियर वाटर की जगह क्या कर दो, इस पानी में आप 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट मिला लो और सल्फरिक एसिड भी मिला लो। कह रहा है ये सब इसमें मिला लो। पहले क्लियर वाटर लिया तो इमेज मिलेगी, फिर ये सब मिलावट कर लो, फिर इमेज लाओ। तो अब क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशन होगा। सो यू विल फाइंड फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स प्रिसिपिटेटेड इन अबाउट 2 to 3 minutes. As the sulfur particles begin to form, you can observe the blue light from the 3 sides of the glass tank. This is due to scattering of short wavelengths by minute colloidal sulfur particles. जो ये जो सल्फर पार्टिकल्स हैं वो प्रिसिपिटेट हो जाते हैं 2-3 मिनट में, एकदम वो ऐसे घूमने लगते हैं सॉल्यूशन में। देखो मैं आपको समझाती हूँ। देखो ये सारा देखो सेटअप है, ठीक है। पहले हमने क्या लिया, पहले हमने क्लियर सॉल्यूशन लिया, सिर्फ एक क्लियर, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन। क्लियर सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन। सो ट्रू सॉल्यूशन में आपने पढ़ा है कि लाइट पास नहीं होती, मतलब लाइट स्कैटर होती नहीं है। सो यहाँ तो लाइट जाएगी पर यहाँ हमें दिखेगी नहीं। सो जब पहले क्लियर वाटर लोगे ना तब लाइट नहीं दिखेगी। पर जब आपने इसमें 2 चीज़ें ऐड करी, कौन कौन सी चीज़ ऐड की, आपने इसमें ऐड किया सल्फर पार्टिकल्स और आपने इसमें ऐड किया सोडियम थायोसल्फेट हाइपो। तो जब आपने ये 2 चीज़ें ऐड करी, सो इन दोनों की वजह से थोड़ा सा मतलब ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स हुए इसमें। सो अब स्कैटरिंग होने लगी, ठीक है। फिर स्कैटरिंग होने लगी और लाइट पास होने लगी। पर 2-3 मिनट में ही जो आपने सल्फर डाला था, सल्फर पार्टिकल्स डाले थे, तो सल्फर एकदम ऐसे पीपीटी बन के इस तरह से सॉल्यूशन में ऐसे उठने लगे और इस पीपीटी की वजह से स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। सो इस स्कैटरिंग की वजह से 3 साइड थे, सो 3 साइड आपको एक कलर दिखेगा। 3 साइड आपको यहाँ आपको दिखेगा ब्लू कलर, जबकि इस साइड से आपको दिखेगा रेडिश कलर, ऑरेंज रेड कलर दिखेगा, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पे आपको ऑरेंज रेड कलर दिखेगा और ये 3 मतलब शॉर्टर वेव लेंथ की जो लाइट है वो स्कैटर होगी इन तीनों साइड्स, और जहाँ ये इसको लाइट का सपोर्ट मिलेगा वहाँ जो है लॉन्गर वेव लेंथ की लाइट जो कि है रेड कलर। सो यहाँ आपको स्क्रीन पे क्रिम्सन रेड कलर दिखेगा, ठीक है। सो एक्टिविटी क्या है, सो ये एक्टिविटी आपको ये ड्रॉ करनी है, ये एक्टिविटी आपको लिखनी है। सो एक्टिविटी में है क्या, सिंपल है कि जब ट्रू सॉल्यूशन था तो कोई इफेक्ट नहीं था, नो इफेक्ट था। पर जब आपने 2 चीज़ें मिला दी, इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड कर दी, सोडियम थायोसल्फेट जिसको हाइपो भी बोलते हैं और सल्फर पार्टिकल्स, और सो वो पीपीटी हो गए। सो इसकी वजह से टिंडल इफेक्ट हुआ। टिंडल इफेक्ट की वजह से स्कैटरिंग हुई,
तीनों साइड पे आपको ब्लू कलर दिखा और स्क्रीन पे आपको ऑरेंज रेड कलर या क्रिम्सन रेड कलर दिखा। ठीक है, सो ये पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, ये सारी आपको लिखनी है। ठीक है, आज लिखने का आपको बहुत ज़्यादा है पर लिखना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये इतनी ही चीज़ आपके एग्जाम में है। ठीक है, सो इसको यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट हुआ। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से टिंडल इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से आपको यहाँ क्रिम्सन रेड और तीनों साइड आपको जो है ब्लू कलर दिखा। ठीक है, सो ये जो आपने एक्टिविटी की टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट की एक्टिविटी आपको स्काई में भी देखने मिलती है। जब मैंने आपको बताया था कि स्काई ब्लू कलर का होता है तो वो भी टिंडल इफेक्ट ही था। और अब हम पढ़ेंगे कि जब सनराइज और सनसेट के टाइम जो है सूरज रेड क्यों दिखता है, रेडिश कलर का क्यों दिखता है, तो उसका भी कारण टिंडल इफेक्ट भी है। ये है पेज 197 पे। ठीक है, सो यही एक्टिविटी जो टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट की वजह से ही, मैंने फिर से बोल रही हूँ, टिंडल इफेक्ट की वजह से ही ब्लू कलर ऑफ स्काई है और रेड अपीयरेंस ऑफ सन एट द सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, सो इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, तो उसमें पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। दिस इज द डायग्राम टू ड्रॉ। ठीक है, यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व सन नियर हॉराइजन। हॉराइजन क्या होता है, हॉराइजन ऐसी पॉइंट है जहां आपको लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं। सो ये पोजीशन कब होती है, सनराइज और सनसेट के टाइम। सो ये होराइजन है। सो होराइजन के टाइम जो है एकदम ब्लू कलर एकदम स्कैटर हो जाता है और आपको सिर्फ रेड कलर दिखता है। ठीक है, ब्लू कलर एकदम स्कैटर नहीं होता और आपको रेड कलर दिखता है। ठीक है, सो यहाँ देखेंगे, लाइट फ्रॉम द सन नियर द होराइजन पासिस थ्रू थिक लेयर्स ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आईज। सो जो सन से लाइट निकलती है, ठीक है, जो सन से लाइट निकलती है होराइजन से, लाइट फ्रॉम द सन नियर होराइजन पासिस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर्स। सो यहाँ से जो ये लाइट निकली, सो वो एकदम थिक लेयर ऑफ एयर से पास होती है और एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, और उसको बहुत ही, क्योंकि हॉराइजन पे है तो इसको एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले। सो हाउएवर लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। पर अगर ये सूर्य हमारे सर के ऊपर होता, होराइजन पे नहीं होता, सूर्य हमारे सर के ऊपर होता, सो उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता। सो इसीलिए नून के टाइम द सन अपीयर्स वाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। सो इसलिए दोपहर के टाइम एकदम वाइट कलर ही दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग बिल्कुल कम होती है, क्योंकि लाइट को बिल्कुल ट्रैवल करना ही नहीं पड़ता है। पर इसके उलट जब होराइजन पे होती है तो लाइट को ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है, लाइट ज़्यादा ट्रैवल करती है। बट होराइजन होता है, होराइजन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, सो जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है, अगर ब्लू कलर है तो ऑब्वियसली इतना लंबा जो डिस्टेंस है ट्रैवल नहीं कर पाती है, वहीं स्कैटर अवे हो जाती है। ठीक है, एकदम बिखर जाती है, हमें दिखता भी नहीं है। बट जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है जैसे कि रेड, सो रेड एक लंबा डिस्टेंस, क्योंकि उसकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि रेड की वेवलेंथ लॉन्गर है और ब्लू की वेवलेंथ शॉर्टर है। सो क्योंकि रेड की वेवलेंथ लॉन्गर है तो वो एकदम रीच करती है हमारी आंखों पे और हमें सब रेड दिखता है। ठीक है, सो इसका कारण ये है कि स्कैटरिंग होराइजन का जो ऑब्जर्वर से डिस्टेंस है वो लॉन्ग होता है और वो लॉन्ग डिस्टेंस सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट ही ट्रैवल कर सकती है जो कि रेड है, और इसलिए हमें रेड दिखता है। कंपेयर टू नून के टाइम, जो नून हमें सिर्फ वाइट ही दिखता है। कारण ये है कि उस टाइम स्कैटरिंग बहुत कम होती है, मतलब कम कलर्स हैं वो स्कैटर होते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ वाले ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। ठीक है, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई क्यों रेडिश दिखते हैं सनराइज और सनसेट के टाइम, तो कारण यही है, होराइजन पे होते हैं और स्कैटरिंग रेड कलर की ज़्यादा होती है। The light from the sun near the horizon passes through thicker layers of air and larger distances in the Earth's atmosphere before reaching our eyes. हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले जो सन से लाइट आती है
वो एयर से पास होती है और अर्थ का बहुत लंबा एटमॉस्फेयर तय करके आती है। सो लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, पर यही अगर सन हमारे सर के ऊपर होता तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करती, और यही कारण है कि नून में सन जो है appears white as only a little of blue and violet colors are scattered। तो सन वाइट ही दिखता है क्योंकि बहुत ही कम स्कैटरिंग होती है ब्लू और वायलेट कलर की भी। बट जब हॉराइजन पे होता है मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स, एकदम बिखर जाते हैं। देयरफॉर द लाइट दैट रीचेस अवर आईज इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट ही हमें दिखती है। दिस गिव्स राइज टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। सो ये लिखने के बाद आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। So with this chapter is ending. Just write each and everything properly, draw each and every diagram properly, and I am going to check each and everything perfectly. Thank you.